नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र के दिल में बसे एक जबरदस्त टकराव की। एक तरफ है लोगों की चुनी हुई संसद और दूसरी तरफ है हमारे संविधान के गार्डियन यानी अदालतें। ये सत्ता के लिए एक ऐसी खींचतान है जिसने दशकों से हमारे देश की दिशा तय की है, और ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। और वो सवाल ये है कि भारत में आखिर सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? क्या ये उन प्रतिनिधियों के पास हैं जिन्हें हम और आप चुनकर भेजते हैं, जो कानून बनाते हैं? या फिर ये पावर न्यायपालिका के पास है, जिसका काम ये देखना है कि कोई भी कानून संविधान के दायरे से बाहर न जाए? यही वो सवाल है जिसने 70 सालों से भी ज्यादा समय से भारत की कहानी को गढ़ा है। तो देखिए, इस टकराव के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है विधायिका यानी हमारी संसद, जो करोड़ों लोगों की इच्छा को आवाज देती है। इसके पास कानून बनाने और उन्हें बदलने की ताकत है। और दूसरी तरफ है न्यायपालिका, जो रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन की पहरेदार है। इसका सबसे बड़ा काम है हमारे संविधान की रक्षा करना। और बस यहीं से सत्ता की इस रस्साकशी का मंच तैयार हो जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। गणतंत्र के शुरुआती दिनों में 1950 और 1967 के बीच देश की नई नई न्यायपालिका ने अपनी ताकत दिखाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। उसने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जोरदार कदम उठाए और इस संवैधानिक अखाड़े में कह सकते हैं कि पहला वार किया। ये जो शुरुआती दौर था ना, वो बहुत तेज था। चालें चली जा रही थीं और पलटकर जवाब भी दिए जा रहे थे। 1951 में चंपकम दोराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून को ही रद्द कर दिया। संसद भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसने फौरन पहले संवैधानिक संशोधन के साथ पलटवार कर दिया। फिर कुछ साल बाद 1965 में सज्जन सिंह केस में अदालत का रुख थोड़ा नरम पड़ा और उसने माना कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति है। इस उठापटक ने आने वाले एक बड़े टकराव की नींव रखती थी। इस शुरुआती संघर्ष की जड़ में एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था। वो था शिक्षा में जाति के आधार पर आरक्षण का। और 1951 का चंपकम दोरायराजन मामला वो पहली चिंगारी साबित हुआ जिसने इस संवैधानिक बहस को आग दे दी। इस मामले में अदालत ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही साहसिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर हैं। मतलब जो अधिकार हर नागरिक को मिले हैं वो सरकार की नीतियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि सरकार की आरक्षण नीति को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया गया। इस फैसले ने सरकार की सामाजिक नीतियों को सीधी चुनौती दे दी और अब टकराव होना तो तय था। जाहिर है, संसद इस चुनौती को चुपचाप तो नहीं सहने वाली थी। न्यायपालिका के इस कड़े रुख से तिलमिलाकर संसद को लगा कि अब अपनी असली ताकत यानी कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति को दिखाने का वक्त आ गया है। और फिर 1967 से 1973 के बीच का दौर शुरू हुआ, जब संसद ने जोरदार पलटवार किया। और तभी 1967 के गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले से एक नाटकीय यू टर्न ले लिया और इस टकराव को एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचा दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। इस नए और चौंकाने वाले फैसले में कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर ही नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ा झटका था। इसने सीधे तौर पर संसद को ये बता दिया कि नागरिकों के जो सबसे बुनियादी अधिकार हैं वो उसकी पहुंच से बाहर हैं। ये विधायिका के अधिकार पर एक बहुत बड़ा हमला था। तो फिर संसद ने इसका जवाब कैसे दिया? उसने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए एक के बाद एक कई संवैधानिक हमले किए। पहले 24वां संशोधन आया, जिसने संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की खुली छूट दे दी। फिर 25वें संशोधन ने कुछ सरकारी नीतियों को मौलिक अधिकारों से भी ऊपर रख दिया। और हद तो तब हो गई जब 29वें संशोधन ने कुछ कानूनों को अदालत की समीक्षा के दायरे से ही बाहर कर दिया। ये ताकत का खुला प्रदर्शन था। संसद के इन आक्रामक कदमों ने देश को एक ऐसे संवैधानिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से देश के इतिहास के सबसे अहम कानूनी मामले की जमीन तैयार हुई। एक ऐसा केस जो सत्ता के खेल को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब हम संविधान के मूल ढांचे के दौर में दाखिल हो रहे थे। अब सब कुछ आकर एक ही सवाल पर टिक गया था। क्या संविधान को बदलने की संसद की शक्ति अनलिमिटेड है? क्या उसकी कोई सीमा है ही नहीं? क्या वो जब चाहे जैसे चाहे पूरी की पूरी नियम पुस्तिका को दोबारा लिख सकती है?
भारतीय लोकतंत्र का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका था। और इस सवाल का जवाब आया एक ऐसे मामले में जिसका नाम कानून की दुनिया में हर कोई जानता है। 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक संवैधानिक भूकंप था जिसने शक्ति संतुलन की परिभाषा ही बदल दी। इस मामले से जो चीज निकल कर आई वो थी मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अदालत ने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा, हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो इसकी नींव, इसकी आत्मा को नहीं छू सकती। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और अदालतों की समीक्षा करने की शक्ति जैसी जो बुनियादी चीजें हैं, उन्हें ना तो बदला जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ये वो लक्ष्मण रेखा थी जिसे संसद कभी पार नहीं कर सकती थी। इस पूरे सिद्धांत को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, संसद संविधान को बदल सकती है लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकती। ये एक छोटा सा वाक्य अदालतों और संसद के बीच के रिश्ते की नई बुनियाद बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। केशवानंद भारती केस के बाद खेल के नियम तो बदल गए थे, लेकिन खेल जारी रहा। 1975 से लेकर आज तक इन नए नियमों को बार बार परखा गया है और इसी वजह से सत्ता संतुलन का ये खेल आज भी जारी है। इस नए सिद्धांत की सबसे बड़ी परीक्षा हुई इमरजेंसी के दौरान। तब 42वें संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ने संसद को लगभग असीमित ताकत दे दी। लेकिन फिर न्यायपालिका ने पलटवार किया। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत का ही इस्तेमाल करते हुए 42वें संशोधन के हिस्सों को रद्द कर दिया और साथ में ये भी कहा कि शक्तियों का ये जो संतुलन है ना, वो खुद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और ये हमें इस कहानी के एक बिल्कुल ताज़ा अध्याय पर लेकर आता है, एक संख्या जो इस लगातार चल रहे संघर्ष का प्रतीक बन गई है, 99। ये कहानी है 99th संवैधानिक संशोधन की, जिसके तहत जजों की नियुक्ति में सरकार को एक बड़ी भूमिका दी जा रही थी। 2015 में NJAC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि अदालत का मानना था कि ये न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, और न्यायिक स्वतंत्रता तो भई संविधान के मूल ढांचे का एक अहम हिस्सा है। इससे साफ पता चलता है कि ये रस्साकशी आज भी कितनी जिंदा है। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि जो रस्साकशी है ये कोई कमी नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबी है। ये पक्का करती है कि सरकार का कोई भी एक अंग बहुत ज़्यादा ताकतवर न हो जाए, और मूल ढांचे का सिद्धांत एक आखिरी रेफरी की तरह काम करता है जो संतुलन बनाए रखता है। यही संघर्ष हमारे लोकतंत्र को जिंदा और संतुलित रखता है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि इस संवैधानिक रस्साकशी में कोई संस्था नहीं जीती। असली और अंतिम विजेता तो हमारा संविधान ही होता है। ये लगातार चलने वाला संघर्ष ही इस बात की गारंटी है कि हमारे देश के बुनियादी सिद्धांत हमेशा कायम रहेंगे। और इसीलिए हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। संविधान की रक्षा के लिए बनाए गए इस निरंतर शक्ति संघर्ष में असली विजेता कौन है? क्या ये सिर्फ संस्थाएं हैं, या इसका उन आम लोगों के लिए भी कोई गहरा मतलब है, जिनकी सेवा के लिए ये पूरा ढांचा बनाया गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।